कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होगे, है ना। तो अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा, उसके बाद पढ़ाई का, और उसके बाद जो है बाकी चीज़ों का ध्यान रखो। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे सोशल एंड कल्चरल लाइफ, एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स की बुक है ना। तो हम फर्स्ट चैप्टर पे थे बेटा, जिसका नाम है डाइवर्सिटी। क्या नाम है इस चैप्टर का? डाइवर्सिटी, है ना। क्या नाम है इस चैप्टर का? डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के हम लोग ऊपर थे और हम लोगों ने आधा चैप्टर कर लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था डाइवर्सिटी क्या है। बेसिकली जो डिफरेंसेस है हमारे अंदर, सभी की शक्ल अलग है बेटा, विचार अलग अलग है, कपड़े अलग अलग पहनते हैं, खाना अलग अलग खाते हैं, इसी को डाइवर्सिटी करके बोला जाता है। हम अलग अलग सोचते हैं बेटा, कोई ऐसी पेंटिंग बनाता है, कोई ऐसी पेंटिंग बनाता है, और कोई इस टाइप की पेंटिंग बनाता है। हम सब एक जैसे नहीं है, बेसिकली वही कहने की यहाँ पे कोशिश की गई है। फिर हमने देखा था समीर 1 और समीर 2 के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना। एक जो बच्चा है बेटा वो प्रिविलेज्ड है। प्रिविलेज्ड का मतलब क्या है? ये स्कूल के अंदर जाता है समीर 1, हिंदू है ये बच्चा, साइकिल पे अपना ट्रैवलिंग करता है, इंग्लिश भी आती है इसको, हिंदी भी आती है। और एक ये बच्चा है जो मेरठ का है, और ये जो है अंडर प्रिविलेज का मतलब इसे वो सारी सुविधाएं नहीं मिली हैं जो समीर 1 को मिली हैं। समीर 1 में क्या है बेटा कि वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता है, उसकी बाकी सारी चीज़ों का, जो दैनिक जीवन में जो हमें चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, खाना, कपड़ा, रहने के लिए मकान, स्कूल की फ़ीस, ड्रेसेस, इन सारी चीज़ों का ध्यान उसके पेरेंट्स रखते हैं। और जो समीर 2 है बेटा, जो ये बच्चा अखबार बेच रहा है, ये पढ़ाई को छोड़ के बाकी से सारी चीज़ों का अपना खुद ध्यान रखता है ना। पढ़ाई तो स्कूल में जाता ही नहीं है, तो बाकी क्या करता है, सारा दिन अपना खाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे, खाना खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए बेटा, और पैसे कमाने के लिए क्या करता है, अखबार बेचता है जंक्शन पे, चौराहे पे आप कह सकते हो, रेड लाइट के ऊपर जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, आप समझ गए हो। फिर मेरठ में वहाँ दंगे हो जाते हैं, फिर समीर 2 जो है समीर 1 को दिखाई नहीं देता है ना। तो ये डिफरेंसेस दिखा रखे हैं बेटा, हमारी सोसाइटी के अंदर कितना भेदभाव है, कितना ऊंच अमीरी गरीबी है ना। कोई इतना अमीर है कि उसको बाकी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, आराम से उसके पेरेंट्स कमा रहे हैं या उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने कमाया होगा, वो आराम से जी पा रहा है। समीर 2 एकदम सड़क पे ही सोता है बेटा, रहने खाने पीने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। ये मेहनत करता है डेली, अखबार बेच के कुछ पैसे जुगाड़ करता है, उससे ही वो अपना खाना पीने का काम चलाता है। तो आगे हम इंडिया के अंदर वही डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। अभी हम आगे थे, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। तो कहता है भाई डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है ना, क्या इफेक्ट डालती है बेसिकली। यहाँ हमने देखा था जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स। तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपके भी ऐसे दोस्त हैं बेटा, जैसे उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे, है ना। उसके ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए थे, या होने चाहिए थे, आप सोच के देखो, मगर कॉमनली होते नहीं हैं। तो उसने एक अंडर प्रिविलेज बच्चे से बात की, उसके साथ भी दोस्ती कर ली थी, या हो नहीं पाई थी आप कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा ही वो मिले थे। तो क्या आपकी भी दोस्ती ऐसे लोगों से है जो आपसे अलग है, या आपसे अलग धर्म के हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग टाइप का खाना खाते हैं, या अलग स्टेट से हैं, है ना, अलग भाषा बोलते हैं? क्या आपकी ऐसे लोगों से दोस्ती है? वो यही पूछने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूर बताना बेटा, है ना। तो बोलता है कि अगर आपकी है तो मेक ए लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो आप दूसरी दूसरी जगहों पे गए हैं, तो जिनके पेरेंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं ना, तो वो तो दूसरी दूसरी जगह पे उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। उन बच्चों ने तो बहुत सारी जगहें जो है इंडिया की देखी होंगी, मगर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से बाहर कम ही जा पाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 और 2 वर्ड्स, है ना। तो ऐसी लैंग्वेजेस के बारे में बताओ जिनकी आपको नॉलेज है, जी, या जिसके आप 1 या 2 वर्ड जानते हो, है ना। अभी ये यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा, डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है और क्यों ब्यूटीफुल है डाइवर्सिटी, है ना। वो कहता है भाई हम लोग जो है ना अपनी स्टोरीज पढ़ते हैं बहुत सारी, किसी को एडवेंचर की स्टोरी अच्छी लगती है, किसी को स्पोर्ट्स की, किसी को जो है एनिमल्स की लगती है अच्छी, किसी को घोस्ट भूतों की स्टोरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं ना। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड एक गुड स्टोरी, है ना। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है जब वो एक अच्छी कहानी पढ़ते हैं, गुड स्टोरी, बिकॉज इट गिव्स देम ए लॉट ऑफ आइडिया टू मेक मोर स्टोरीज, है ना। पीपल हु लिव
people who write stories get their ideas from all sort of different places, from books, real life and from their imagination. तो जो बेटे बुक्स वगैरह जो लिखते हैं ना बच्चे, या जो राइटर्स जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, तो उनको आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं ये सब लिखने के, है ना? तो उनको बहुत जगह से मिलते हैं, वो दूसरी जगहों पे ट्रैवल करते हैं बेटा, बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ से भी उनको आइडियाज़ मिलते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज लोगों की हम देखते हैं, सुनते हैं, या हमारी खुद की इमेजिनेशन भी होती है ना। ट्रैवलिंग से भी हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो यहीं पे वो कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई फॉरेस्ट में गया होगा, उसने वहाँ देखा होगा जंगली जानवरों की लड़ाई वगैरह, उसके ऊपर कोई कहानी लिख देता है, कोई जो है क्वीन राजा रानी के ऊपर लिख देता है स्टोरीज, है ना। कोई प्यार के ऊपर लिखता है, कोई ओनर जो है जो जैसे लड़ते हुए मर गया उसके ऊपर लिख देता है, या जो हमारी जो सराउंडिंग होती है उससे भी हम मोटिवेट होकर के स्टोरीज लिखते हैं या सुनते हैं, है ना। पर अभी वो कह रहा है कि इमेजिन करके देखो कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हो, या आपको फोर्स कर दिया जाता है ऐसी जगह पे रहने के लिए जहाँ पे लोग दो ही कलर के कपड़े पहनते हैं ना। कौन से कपड़े पहनते हैं भाई? तो कह रहे दो ही कलर के कपड़े पहनते हैं, कौन से? रेड और वाइट। बोलते हैं सेम टाइप का खाना खाते हैं, मान लो कि सभी के सभी आलू ही खाते हैं, और दो ही जानवरों को पालते हैं, वो एक डियर और एक जो है कैट है। और एंटरटेनमेंट के लिए बेटा एक ही गेम खेलते हैं, कौन सा? सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर्स, है ना। अब सोचो कि वो कैसी स्टोरीज लिखेंगे भाई, वो तो पागल हो जाएंगे। सबकी एक जैसी स्टोरी होगी, कोई कुछ कुत्ते पे लिख देंगे, कुछ बिल्ली पे लिख देंगे, कुछ जो है हिरन के ऊपर लिख देंगे। एक ही गेम खेलते हैं वो सांप सीढ़ी, उसके ऊपर क्या स्टोरी लिखेंगे बेटा? ना उनके जीवन में कलर है, वो ये दो ही कलर दो ही कलर जो देख पा रहे हैं या पहनते हैं उनका यूज़ करते हैं, और सेम टाइप से एक ही खाना खाते हैं। तो एकदम बेस्वाद, मतलब बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि सुंदर नहीं होंगी उनकी स्टोरीज या उनकी इमेजिनेशन, है ना। तो इसलिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी इमेजिनेशन को ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ाती हैं बेटा, है ना। इमेजिन दैट यू आर ए राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन दिस काइंड ऑफ प्लेस, वो बता ही दिया मैंने आपको। तो वो पूछ रहे कि क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसी जगह पे रहना, है ना। डेली वही आलू खाने आपको, और कुछ खाने को नहीं मिल सकता। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव देयर। तो 5 चीज़ों के बारे में आप लिखो बेटा, अगर आपको ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए बोल दिया जाए तो जिससे आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, है ना। क्या आपका फेवरेट कलर हो सकता है, क्या आपका फेवरेट स्पोर्ट्स हो सकता है, क्या चीज़ वो हो सकती है, या फेवरेट फूड हो सकता है। अभी वो बोल रहे हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना। तो इंडिया तो इतना डाइवर्स कंट्री है बेटा, आप सोच के देखो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, या गुजरात में कच्छ से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश तक, कितने तो हमारे पास हर स्टेट की एक अलग लैंग्वेज है ना। कश्मीर में जाओ कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीर में भी 2-3 लैंग्वेज हैं। लद्दाख की अलग है बेटा, कश्मीर में इनकी अलग है। जम्मू में आ जाओगे तो डोगरी लैंग्वेज वो बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी, हिमाचल में हिमाचली, हरियाणा में हरियाणवी, और जो है आप यूपी में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी का ही वर्जन है बेसिकली, आप कह सकते हो उन्हें। इसी टाइप से गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, बंगाली, उड़ीसा उड़िया, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, है ना, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस बेटा, उनका पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग है, शादी अलग अलग टाइप से होती है बेटा, खाने पीने के सिस्टम अलग अलग है। कहीं पे डोसा खाया जाता है, कहीं पे चावल खाए जाते हैं, मच्छी चावल खाए जाते हैं, कहीं बिरयानी खाई जाती है। मतलब ये स्टेपल फूड है, ऐसा नहीं कि आजकल तो सब मिक्स हो गया, हर जगह आपको डोसा खाने को मिल जाएगा। मगर साउथ इंडिया के अंदर डेली डोसा खाया जाता है, आप समझ गए। जैसे हम चपाती डेली खाते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, वैसे ही साउथ इंडिया में डोसा उनके घर में एक बार ज़रूर बनेगा। कहने का मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है बेटा। पहनावा आप देख लो, है ना। आप समझ सकते हो कश्मीर वाले लुंगी पहनेंगे, मगर साउथ इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स के अंदर जो है लुंगी पहनी जाती है ना। क्यों भाई? वहाँ पहाड़ों में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, और लुंगी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वो इतनी मोटी पैंट्स में या गर्म कपड़ों में जो है समुंदर में, या जो साउथ इंडिया में रहती है इतनी गर्मी में, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, है ना। कोई हिंदू है, मुस्लिम है। 150 करोड़ की तो हमारी जनसंख्या है बेटा। मान लो 70-72% हिंदू हैं, फिर मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं बेटा, बुद्ध हैं, जैन हैं, कितने सारी तो हमारे यहाँ रिलीजन है। हिंदू धर्म में भी कई सारे डिविजन्स हैं।
हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? ए लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो, वो कह रहा है कि 200 साल से पहले आप मान लो कि जब ये ट्रेन वगैरह नहीं आई थी, एरोप्लेन्स नहीं थे, कार बस ये सब हमारे यहाँ नहीं थे, तब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, पैदल भी, घोड़ों पे, कैमल्स के ऊपर, या कार्ट्स में, शिप्स वगैरह में हम लोग इधर से उधर जाया करते थे। अभी थोड़ा सा एक टेबल देख लेते हैं। लिस्ट एटली 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग। वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी। वो कह रहा है कि एक तो वही हमने जो है यहाँ पे आंसर दे रखा है ना, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, है ना, थ्रू सिंगिंग ए हायम। हायम क्या होता है बेटा? जैसे भजन गाना प्रेयर करते टाइम जो गाए जाते हैं। और क्या डिफरेंट वेज होते हैं बेटा, है ना? बुद्ध को देखा आपने, बुद्ध लोगों को वो बुद्धम शरणम गच्छामि, और वो जो है वो मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, इस टाइप का उनका वो होता है ना एक स्तूप जिसे बोलते हैं। ये लोग इसका चक्कर काटते रहते हैं ऐसे, बुद्धम शरणम गच्छामि। और इसी टाइप से बेटा आप गुरुद्वारा में जाओगे, चर्च में जाओगे, वो कैंडल लाइट करते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं हमारे यहाँ, डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, है ना। एक तो होता है बेटा कोर्ट मैरिज, है ना, कोर्ट में आप जज के सामने जाओ, एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर साइन कर दो, हस्बैंड वाइफ, 2-4 आपके विटनेस होंगे, हाँ हम विटनेस है भाई, हमारे सामने शादी हुई है, शादी हो जाती है। दूसरा क्या होता है बेटा, आप चर्च में जाओ, चर्च में जा कर के वो जो पादरी होता है वो पूछता है, हाँ आपको पसंद है ये पत्नी के रूप में, हाँ आपको पति के रूप में पसंद है, तो दोनों हाँ हाँ करते हैं, वहाँ चर्च में उनकी शादी हो जाती है। हिंदुओं में क्या होता है बेटा, यहाँ आग जल रही होती है, एक पुजारी बैठा हुआ रहता है और हस्बैंड वाइफ को ऐसे फेरे दिलाता है अग्नि के चारों तरफ, है ना, आपने जो शादियाँ देखी होंगी, ये हिंदू धर्म में इस टाइप से शादी हो जाती है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, है ना, तो मैंने आपको बताया भाई, साउथ इंडिया वाले तो जो है लुंगी पहनते हैं। मणिपुर में एक ये जो इनकी ड्रेस है बेटा, फनेक नाम है इसका। कश्मीर के अंदर आप जाओगे अलग टाइप की बेटा, राजस्थान में अलग टाइप की, वो घाघरा चोली टाइप से पहनते हैं ड्रेसेस, है ना। फिर उसके बाद ये क्या पूछ रहा है बेटा, डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, है ना। तो कह रहा है कि झारखंड के अंदर तो ये देखो भाई, जो हर करके बोला जाता है एक दूसरे को, नमस्ते को, है ना। हिंदी में आप नॉर्थ इंडिया में नमस्ते बोल देते हो, सिख में क्या बोल देते हो, पंजाबी में सत श्री अकाल, या सत श्री अकाल जो हम लोग सुनने में मिलता है, और मुस्लिम सलाम वालेकुम करके बोल देते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, है ना। एक तो बिरयानी बनाई जाती है बेटा, आप कह लो खीर बना दी जाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर चावल से, है ना। और क्या बनाया जाता है भाई, इडली डोसा भी चावल से ही बनता है ना, डोसा। साउथ इंडिया के अंदर डोसा वही है, चावल है ही, मगर 3 डिशेस से बन गई हैं, और भी बहुत सारी बनती हैं, वो सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफन व्हेन पीपल वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, है ना, दूसरी जगहों पे चले जाते हैं बेटा बसने के लिए, या फिर वहाँ पे व्यापार करने के लिए, है ना। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग, वो कह रहा था ना कि हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो पहले क्या होता था बेटा, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ना, महीनों महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आजकल तो आप एरोप्लेन से 2 घंटे में पहुँच जाते हो, पहले वो इतना पहुँचने में 2 घंटे, ट्रैवल करने में 6 महीने का टाइम लग जाता था। तो इतने थक जाते थे वो, वापस वहाँ पहुँच के वापस 6 महीने की जर्नी स्टार्ट कर देंगे क्या, नहीं, वहाँ पे वो 6-6 महीने रुक जाते थे, 4-4 महीने रुक जाते थे, फिर रेस्ट लेकर के फिर वापस चलते थे, या फिर कई बार उसी जगह पे वो लोग सेटल भी हो जाते थे। मैनी अदर्स हु लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देर वर फेमाइंस, है ना, वो कहने की कोशिश करें। फेमाइन क्या होता है बेटा, वहाँ पे जो है बारिश नहीं हुई है, बारिश ना होने की वजह से वहाँ सूखा पड़ गया, है ना, तो वहाँ पे ड्रोट हो गया, सूखा पड़ गया है, बीमारी हो गई है, कोई बाढ़ आ गई है, इन वजहों से भी लोग जो है एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह पे चले जाते थे और वहीं बस जाते थे, है ना। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग बेटा काम की तलाश में, वो तो आज भी जाते हैं ना, किसी की जॉब बॉम्बे लग जाती है, किसी की गोवा लग जाती है, किसी की चेन्नई में साउथ इंडिया चला जाता है कोई पोस्टिंग पे। तो इस टाइप से दूसरी दूसरी जगह हमें जो है मजबूरी में भी ट्रैवल करना पड़ता था। समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, तो दूसरी जगह पे वो अपना घर बनाने लग जाते थे बेटा। पीपल बिगेन टू चेंज ए लिटल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज, तो वहाँ के तरीक़ों को भी अपना लेते थे, और कई बार जो है अपने तरीके भी वहाँ पे
पुराने तरीके भी, उनके तौर तरीके भी वहाँ पे चलते रहते थे, है ना। तो यहाँ वो क्या बताने, म्यूज़िक, रिलीजन, ये सब सारी चीज़ें वहाँ के कल्चर के साथ हमारा मिक्स हो जाता था, है ना। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, है ना। दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो हर जगह की बेटा अलग अलग हिस्ट्री है, और वो बहुत टाइम में वो बनी है ऐसी हिस्ट्री, है ना, क्योंकि लोग माइग्रेट करते रहे इधर से उधर, नए नए कल्चर उसमें पुराने कल्चर में मिक्स होते रहे, कुछ नई चीज़ें आ गई, कुछ पुरानी चीज़ें चलती रहेगी। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल एडोप्ट देयर लाइव्स टू देयर जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव, है ना। आप कश्मीर में जाके रहना शुरू करोगे या हिमाचल में जाके रहना शुरू करोगे बेटा, वहाँ पे अलग टाइप का होगा खाना, अलग टाइप का पकाया जाएगा, कपड़े पहनना आप अलग टाइप से शुरू कर दोगे, है ना। उनके कल्चर में आप भी मिक्स हो जाओगे। फॉर एग्जांपल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग नियर द माउंटेन्स। माउंटेन्स में रहते हो और समुद्र के किनारे रहते हो, दोनों जगहों में बहुत फ़र्क है, आपको अलग अलग, क्योंकि वो खाना आपको जो पहाड़ों में मिल रहा है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अभी तो मिल जाता है, मगर पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। उनको अलग चीज़ें खानी पड़ती थी, इनको अलग, जो आसपास होती थी वही तो चीज़ें वो लोग खा पाएंगे। तो अभी दो जगहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक लद्दाख जो भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, और एक जो है केरला जो सबसे नीचे बॉटम में आता है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन, शहरों में क्या होता है बेटा, वो खुद से अपना कुछ भी नहीं उगाते हैं ना, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। गाँव के अंदर क्या है बेटा, वो खुद से अपना खाना उगाते हैं मतलब चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें वो खुद उगाते हैं। सब्जियाँ भी वहीं पे उगाई जाती हैं, फल फ्रूट भी बगीचे वगैरह में वहीं पे लगाए जाते हैं। तो वो लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं बेटा, वो अपना खाना खुद उगाते हैं। मगर शहरों में दूसरी टाइप का काम होता है, वो लोग गाँव से खाना खरीद करके खाते हैं। बेसिकली गाँव से तो क्या, वो गाँव वाले शहरों में ही आके बेचते हैं। दिस इज़ बिकॉज इन सिटीज़ पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स। वो अपनी खुद की सब्जियाँ नहीं उगाते, गाँव से ही आती हैं बेटा, उसी को वो लोग खाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region, है ना। historical और geographical factors कैसे एक जगह की जो है डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, केरला एंड लद्दाख। तो केरला और लद्दाख के बारे में हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एटलस। तो आपने एटलस के अंदर इंडिया का मैप अगर आप देखा होगा तो आप समझ जाओगे केरला का बेटा, लद्दाख एकदम ऊपर, वो JNK में पड़ता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, और केरला जो है एकदम बॉटम में है ना। द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज टू रीजन्स वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। फूड, वो क्या खाते हैं इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, कपड़े कैसे पहनते हैं, काम कैसा करते हैं। बात समझ में आई आपके। तो अभी यहाँ पे वही चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लद्दाख क्या होता है बेटा, लद्दाख एक ऐसी जगह है, वहाँ डेजर्ट है। डेजर्ट अभी देखो आपको फ़ोटो में भी दिखाई दे जाएगा। डेजर्ट मतलब सूखा इलाका, पेड़ पौधे नहीं है बेटा, वहाँ पे कोई जंगल नहीं है, पेड़ तो देखने को ही नहीं मिलेंगे आपको। बहुत कम समय के लिए, मैक्सिमम तो 7-8 महीने तो वहाँ, बल्कि ज़्यादा महीने, 8 महीने के आसपास तो वहाँ बर्फ़ ही जमी रहती है, तो पेड़ पौधे कहाँ से होंगे। सिर्फ 4-5 महीने की विंडो होती है जब वो बर्फ़ पिघलती है, उस टाइम पे वो अपनी छोटी मोटी खेती बाड़ी करते हैं, तो बहुत कम फसलें वहाँ पे उगती हैं। तो फसलें उगती हैं तो भाई वो खाते पीते क्या है, अभी उसके बारे में देखते हैं। लद्दाख इज़ ए डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल है सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेनफॉल। वहाँ कोई रेनफॉल नहीं होती, सिर्फ बर्फ़ ही पड़ती है वहाँ पे। एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। मैंने आपको बता ही दिया है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स, है ना। तो गर्मियों में जो बर्फ़ पिघल करके आ रही होती है वही नदियाँ बन जाती हैं, वही पानी उनके लिए काफ़ी होता है, बस उसी में वो गुजारा करते हैं। पीपल हेयर कीप शिप एंड गोट्स। तो ये लोग क्या रखते हैं बेटा, शिप और गोट्स, है ना। वो घास फूस ही खा के जो वहाँ पे उगता है उसी में उनका काम चल जाता है। तो इनकी शिप्स के अंदर भी एक स्पेशल टाइप के फर होते हैं बेटा, जिसे पश्मीना बोला जाता है ना, ऊन होती है आप कह सकते हो। तो ये जो पश्मीना वुल है ना, इसकी बहुत डिमांड होती है, इसके शाल बनते हैं। शाल समझते हो ना, जो सर्दियों में लेडीज़ अपनी ओढ़ती हैं,
तो उनकी बहुत कीमत होती है। वो पश्मीना जो है उस ऊन को जो है व्यापारी खरीद लेते हैं कश्मीर वाले, फिर उससे शॉल बनाए जाते हैं और वो जो है मैदानी इलाकों में बेचे जाते हैं। तो ये उनका व्यापार का साधन है। वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हो उस वूल की जो है काफ़ी कीमत है, पश्मीना बोला जाता है बेटा, आप कभी सर्च भी करके देख लेना। तो पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर में बनाए जाते हैं, मगर जो ऊन होती है वो उधर से आती है, लद्दाख से। यहाँ खाते क्या है ये देखो बेटा, पीपल ईट मीट, तो यहाँ पे बेटा फसलें होती नहीं तो उनको मीट ही खाना पड़ेगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो खूब उनके पास जो है बेटा याक होती हैं। याक एक टाइप की आप मान लो कि पहाड़ी गाय टाइप की है, बहुत बड़े शरीर की होती है, बहुत सारे उसके ऊपर बाल होते हैं सर्दियों से बचाने के लिए, है ना। याक काउस आप कह सकते हो, उसका दूध पीते हैं वो, और ये उसका मीट भी खाते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders, है ना। तो वहाँ पे खूब सारे वही व्यापारी भी आते थे पहले। और वो क्या होता है बेटा, तिब्बत जाने के लिए वो एक रूट था आप कह सकते हो, वहाँ से पासिस होते थे तिब्बत जाने के लिए, आजकल जो चाइना का पार्ट है, तो वहाँ से होकर के वो लोग जाते थे। और इनके पश्मीना शाल की जो है बड़ी कीमत होती थी, उसको व्यापारी खरीद करके और दूसरे इलाकों में जा करके बेचते थे। इट वाज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू इट। पासिस मतलब रास्ते होता है बेटा, जैसे ये यहाँ से रास्ता बना हुआ है ना, पहाड़ी पर चढ़ के जाने की बजाय यहाँ से आप इस रास्ते से जाना प्रीफर करोगे, इनको पासिस बोला जाता है। थ्रू विच, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो मैं अभी लद्दाख आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। आपको यहाँ कोई भी आपको यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है? कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ ये छोटी मोटी ये झाड़ियाँ सी आपको दिखाई दे रही है। एकदम सूखे पहाड़ है, एकदम सूखे। ये तो गर्मियों का मौसम है, जब सर्दियाँ आएगी तो ये पूरे बर्फ़ जैसे जो है ढक जाएंगे, पूरा इलाका ही बर्फ़ से ढक जाएगा। पासिस थ्रू विच कारवाज मैंने आपको बताया था, एक बहुत सारे जो व्यापारी एक साथ चलते हैं उसको कारवा बोला जाता है। ट्रेवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड एज तिब्बत, है ना, तिब्बत जाया करते थे। दिस कारवास कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसिस, तो वो लोग कपड़े और जो है मसाले लेके जाया करते थे बेटा। एंड रा सिल्क एंड कारपेट्स, चाइना से वो सिल्क वगैरह लाते थे, और कारपेट जो है उनकी भी बड़ी डिमांड थी, है ना। ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स ऑफ डेजर्ट लद्दाख, वो भी डेजर्ट ही है एक टाइप का, क्योंकि पेड़ पौधे तो यहाँ पे है नहीं। अभी केरला के बारे में पढ़ते हैं बेटा। अच्छा चलो, इसमें और भी थोड़ा दे रखा है। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, है ना। तिब्बत जो है बुद्धिज़्म जो गया वो लद्दाख से होकर के ही गया बेटा। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, तो लद्दाख को ही जो है लिटिल तिब्बत कह के भी बोला जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो एंड देर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो लद्दाख में काफ़ी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स, पोएम्स, लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज़्म। तो जो उनका तिब्बत का जो सॉन्ग है उसको यहाँ पे खूब गाया और बजाया जाता है, बहुत हिंदू और मुस्लिम से, क्योंकि उनका कल्चर है, वो कहने की बात वही है। यहाँ देखो बेटा, अभी केरला सबसे साउथ में अभी हम आ गए, अभी तो टॉप पे थे इंडिया के, अभी एकदम बॉटम पे आ गए हैं ना। तो केरला एकदम हरा भरा है, उसके एकदम अपोजिट है। वहाँ एकदम सूखा आपको दिखाई देगा। केरला में कोई जगह आपको ऐसी सूखी दिखाई नहीं देगी, हर जगह पेड़ पौधे घास फूस, हर जगह जंगली जंगल इस टाइप से दिखाई देगा आपको, है ना। काफ़ी फर्टाइल है, और पूरा का पूरा जो है शी शोर के ऊपर है। आप समझ गए क्या? ये गुजरात है बेटा, यहाँ से ऐसे फिर ये चला जाता है, ये आपका बंगाल हो जाता है। तो लद्दाख कहाँ पे था? यहाँ लद्दाख था, है ना। और केरला कहाँ पे बेटा? ये वाला केरला है, ये नीचे वाला ये केरला है। तो एकदम बॉटम में आप कह सकते हो। और पूरा का पूरा ये जो है इधर कौन सा है? अरेबियन सी से घिरा हुआ है। Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by sea on one side and hills on the other. A number of spices like pepper के काली मिर्च हो गया बेटा, लौंग, इलायची, ये सब यहाँ पे उगाए जाते हैं। It is spices that made this region an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here, है ना। तो इन मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के अंदर, तो यूरोपियन से पहले यहाँ पे अरब आ गए थे। अरब कौन सा बेटा? जैसे सऊदी अरेबिया है ना, वहाँ के ज्यूइस आ गए थे। ये लोग ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे आप कह सकते हो। यहाँ से मसाले खरीदते थे और ले जा करके यूरोप में या
उधर आप कह सकते हो मिडल ईस्ट के अंदर बेचा करते थे, है ना। यहाँ पे जो है सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को कौन लेके आया, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट करके लिखा हुआ है, सेंट थॉमस, है ना। ये कौन था बेटा, अपोस्टल का मतलब होता है कि जो उसके अटेंडर थे, अटेंडर का मतलब जो उसके सहायक थे ना, जो जीसस क्राइस्ट के, उनमें से एक था जिसका नाम था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस वो जो है, ऐसा माना जाता है कि वो केरला के अंदर आ गया था, है ना, कब, 1st सेंचुरी AD के अंदर ही, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है उसी टाइम पे आ गई थी। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन एयर, बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पे आके, इबन बतूता, ये देखो इबन बतूता, इसका नाम बड़ा सुनने को मिलता है, मोरक्को का था ये, है ना, बहुत बड़ा ट्रैवलर था आप कह सकते हो। इसने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था रहला, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना, हिस्ट्री में भी था आपके इबन बतूता। तो ये भी यहाँ ट्रैवल किया था इसने, वो ट्रैवल्ड हेयर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, है ना। तो इबन बतूता कब आया था बेटा, 1300 BC के आसपास आप मान लो कि आया था, AD, सॉरी मैं BC बोल रहा हूँ। रोट ए ट्रैवल लॉग मतलब रहला उसने लिखा था अपना, उसकी बुक का नाम क्या था, रहला, ये उसकी बुक का नाम था बेटा। तो उस रहला मतलब ट्रैवल लॉग, वो अपना डेली का लिखता था, मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया, इस टाइप से करके वो बता रहे। wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were very highly respected community। वो मुस्लिम्स की यहाँ जो बसे हुए थे केरला के अंदर बेटा, उनकी लाइफ के बारे में बता रहा था कि बहुत रिस्पेक्टेड जो है ये कम्युनिटी थी, है ना। द पोर्चुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड वास्को डी गामा। वास्को डी गामा बेटा देखो, पोर्चुगीज, पुर्तगाल करके एक कंट्री है ना जिसकी राजधानी लिस्बन है, यूरोप के अंदर पड़ता है। तो वहाँ से इंडिया के लिए एक सी ट्रेड रूट उन्होंने ढूंढा था जिसका नाम था वास्को डी गामा। कब, 1498 में। कब ढूंढा था बेटा, 1498 में। सही से नहीं आया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो वास्को डी गामा आपसे पूछा जाए भारत कब आया था, 1498 में। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स प्रैक्टिस की जाती है बेटा, कौन सी, जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी हो गया आपकी, है ना, हिंदुइज़्म हो गई बेटा, बुद्धिज़्म हो गया। तो यहाँ पे मिक्स कल्चर आप कह सकते हो कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियंस भी है, ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। अभी ये देखो फिशिंग नेट्स लगा रखी हैं यहाँ पे, ये आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म सा बना के यहाँ पे ये नेट्स लगा रखी हैं, जाल जो है समुद्र के अंदर बिछाया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस की वजह से इनको चाइनीज़ फिशिंग नेट्स बोला जाता है ना, कभी वहाँ से आई होंगी, हमने उनसे सीखा होगा इस टाइप से। फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड एज चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इन कॉल्ड आर चीना चट्टी, है ना। हमारे यहाँ भी चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं बेटा यूज़ किए जाते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम द चाइना। तो आया ही है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग राइस। तो यहाँ पे खूब जो है राइस होता है बेटा। मेजोरिटी ऑफ पीपल ईट हेयर राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। ये देखो बेटा इनका स्टेपल फूड क्या है। स्टेपल फूड मतलब डेली आपके मच्छी चावल तो बनेंगे ही बनेंगे। जितने भी ये कोस्टल एरिया है ना बेटा, बंगाल हो गया, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे मच्छी चावल तो बनते ही बनते हैं, एक टाइम तो खाया ही जाता है। तो फिश इनकी एक जो है डेली डाइट का एक पार्ट आप कह सकते हो। ये देखो बेटा यहाँ पे मैं कल एक कह रहा था ना कि साउथ इंडिया में मतलब होली, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर होली दिवाली हो गया बेटा, है ना, मुस्लिम्स के अंदर जो है बेटा आपका ईद हो गया, क्रिश्चियंस में जो है वो क्रिसमस डे हो गया जो हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। ऐसे ही साउथ इंडिया के अंदर बेटा एक फेस्टिवल होता है जिसे ओनम बोला जाता है। वो नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं आप लोग बताना मुझे। जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है, संक्रांत के नाम से बोलते हैं बेटा। ये 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है बेटा, इसको ओनम करके बोला जाता है। और इसमें 3-4 दिन की उनकी छुट्टियां होती हैं। अभी ये देखो मैं चेन्नई में था, उस टाइम पे हमारी होली की छुट्टी नहीं होती थी। होली उनके यहाँ इतना बड़ा त्यौहार नहीं है जितना बड़ा ओनम है। ओनम पे 3-4 दिन की छुट्टियां होती हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें से एक ये बोट रेस होती है, ये केरला का मेन अट्रैक्शन होता है
देखो कितने सारे आदमी इसमें बैठे हैं, इस टाइप की कई सारी बोट्स होती है, उनको कंपटीशन करना होता है कौन फर्स्ट आता है। क्या नॉर्थ इंडिया में होता है? नहीं, इतना पानी नहीं मिलेगा, इतनी जगह नहीं मिलेगी, ना बोट मिलेगी, ना चलाने वाले मिलेंगे। तो ये जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होता है बेटा। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both regions have been similar cultural influences. Both regions were influenced by the Chinese and Arab traders. तो बेटा चाइनीज़ से और अरब ट्रेडर से दोनों के दोनों, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो लद्दाख में भी आते थे और नीचे जो है केरला में भी आते थे, सेम वे अरब वाले ऊपर भी जाते थे नीचे भी आते थे, है ना। तो उनसे कल्चर तो थोड़ा सा मिक्सअप हुआ ही है। तो सेम टाइप के लोग ही एक जगह पे जा रहे हैं, दो जगह पे जा रहे हैं, वो सेम टाइप के कल्चर ही करेंगे, है ना। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउ फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, है ना, जहाँ पे काली मिर्च मसाले वगैरह उग सकते हैं, वो ऊपर लद्दाख में तो उगेंगे नहीं बेटा। एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल, वूल जो पश्मीना मैंने आपको बोला था उनकी ऊन के अंदर होता है, ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन। दस द हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन। तो बेटा हिस्ट्री का तो बहुत फर्क पड़ता है ना। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are also about moving from places to places for work. With each move, our culture, traditions and way of life slowly become part of new place we are in, है ना। तो हम भी आजकल एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं बेटा। जो जॉब वाले हैं उनको तो जाना ही पड़ता है, बिजनेस वालों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। आजकल तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ में भी खूब ट्रैवल करते हैं, तो हम वहाँ का कल्चर सीखते भी बेटा, अपने वाला कल्चर की छाप वहाँ पे हम छोड़ करके भी आते हैं। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस। तो डेली हम जो है इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब ये देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, मगर यूनिटी क्या है इसके अंदर, है ना। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो भाई ये जो हमारे स्ट्रेंथ का भी एक पार्ट है ना। हमने ऐसी कोशिश नहीं की, वो बोलते हैं कि जर्मन जो फ्रेंच पीपल थे या जर्मन थे, जो वो कंट्री नए नए बने हैं, वो तो इंडिया तो बहुत पुराना है बेटा। जर्मनी तो आप मान लो कि 1850 के आसपास बना है या 1750 के आसपास बना है, 1850 के आसपास बना है बेसिकली। बहुत रीसेंट कंट्री है वो। तो वहाँ पे बहुत कम लोग जर्मन बोलते थे, मगर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि जर्मन सीखना कंपलसरी है सभी के लिए। मगर क्या इंडिया के अंदर ऐसा किया जाता है? नहीं भाई, तमिल वाले एकदम तमिल बोलते हैं, हिंदी वाले हिंदी, कन्नड़ वाले कन्नड़, वो अपना बहुत प्राउड फील करते हैं तमिल बोलने में, तेलुगु बोलने में या बंगला बोलने में। तो हमारे यहाँ सभी को बढ़ावा दिया जाता है भाई, क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं वो अपनी अपनी बढ़ा के रखो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी डाइवर्सिटी है मगर फिर भी इंडिया एक ही है, कहीं से ऐसा नहीं कि टूटने के उसके आसार हैं। व्हेन अंडर ब्रिटिश रूल, है ना, तो ब्रिटिशर्स तो हमें 75 ईयर्स पहले ही 1947 में ही हमें हमारा देश आज़ाद हुआ है, उससे तो 200 साल पहले तक ब्रिटिशर्स का ही हमारे ऊपर राज था, है ना। तो वीमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजन एंड रिलीजियस बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम। वो हम लोगों ने इकट्ठा मिल करके जो है अंग्रेज़ों का अपोज किया था या उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट, है ना। तो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई, फ्रीडम मूवमेंट हुई, जो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, अपोज किया उनको, उसमें डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे होकर के आए और हम लोगों ने इकट्ठे होकर के अंग्रेज़ों को अपोज किया। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल्स टुगेदर, है ना, एंड दे फाउंड देमसेल्व्स different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide the Indians, है ना। वो तो उनकी तो पॉलिसी यही थी, डिवाइड करो और राज करो, है ना, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, है ना, and they continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet to be united in their battle against British. तो कह रहे कि भाई देखो हम अलग अलग थे, फिर भी जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई के अंदर हम इकट्ठे हो गए थे, है ना। ये देखो एक पोयम लिखी गई थी बेटा, किसके ऊपर लिखी गई थी? जलियांवाला बाग एक अमृतसर में, आप कह लो कि एक छोटा सा पार्क है ना, जलियांवाला पार्क उसको बोलते हैं, आजकल उसको बाग बोलते हैं, जलियांवाला बाग। तो एक छोटा सा पार्क था, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे
अपोज करने के लिए शांतिपूर्वक ये आप कह लो उसका टाइम था, बैसाखी का टाइम था जो अप्रैल के महीने में 13 तारीख को होती है बेटा, है ना। तो उस टाइम पे लोग एक बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे, एक पार्क के अंदर इकट्ठा हुए थे जो तीनों तरफ से कवर्ड था। तो वहाँ पे एक जनरल डायर, ब्रिटिश आर्मी का जनरल था एक, उसने वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी थी और बहुत सारे जो निहत्थे थे हमारे देश के नागरिक थे उनको बहुत सारों को मार दिया था। तो उसके ऊपर एक ये पोएम लिखी हुई है कि भाई आप भी आंसू निकाल लो हमारे, उनके एक पेड़ लगा दो, फ्लावर लगा दो उनकी याद में। ये आप देख लेना, हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग। वो कहता है लाइट जला लो भाई हमारे दोस्तों के उसमें, है ना, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे। तो मतलब ये एक पोएम लिखी हुई है बेसिकली उसके ऊपर जो ट्रेजिडी हुई थी हमारी। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, in which the British General opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindu, Sikh, and Muslim, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people जो वहाँ पे मारे गए थे बेटा, उनकी याद में एक सॉन्ग लिखा गया था ये। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity, है ना। तो डाइवर्सिटी को तो हम लोग भाई खूब रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी कंट्रीज़ के अंदर इतना डाइवर्सिटी का जो है रिस्पेक्ट नहीं है ना। सिर्फ मुस्लिम देश हैं तो भाई वहाँ सिर्फ मुस्लिमों का ही राज है, वहाँ दूसरे कम्युनिटी वालों को, दूसरे रिलीजन वालों को जीने का बिल्कुल हक बहुत कम मिलता है, आप कह सकते हो फ्रीडम बहुत कम है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, एक थोड़ा अमेरिका ऐसा है जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल रहते हैं, वहाँ का कल्चर थोड़ा रिच है जैसे इंडिया का है। बाकी लगभग सब कंट्रीज़ में आपको मोनोटोनस दिखाई देंगे, एक ही रिलीजन के, एक ही टाइप के कपड़े, एक ही लैंग्वेज, इस टाइप से मिलेंगी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, है ना। तो इंडियन फ्लैग क्या बेटा, जैसे आजकल तो हम इसको अपना तिरंगा बोलते हैं ना, ट्राई कलर बोला जाता है, बीच में एक वो अशोक का चक्र है। तो पहले इसके अंदर चरखा हुआ करता था गांधी जी का, आप इसकी स्टोरी देख लेना कहीं पे मिल जाएगी आपको, है ना। इट वॉज यूज एज ए सिंपल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर, है ना। तो जब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम आवाज़ उठाते थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते थे, या पैदल मार्च करते थे, तो हम लोग हाथों में झंडा लेके रखते थे अपना तिरंगा। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो उनके पुलिस वाले हो गए बेटा, आर्मी वाले हो गए, वो इनसे झंडा छीन लेते थे, इनको डंडे मारते थे। तो लोगों ने क्या कर लिया था, ड्रेसिस तिरंगे की बना ली थी ना। आप जैसे जैसे आज तिरंगा है उस टाइप का 3 कलर वाला एक अपना शर्ट ही सील लो, तो अपने शर्ट ही पहन के चलने लग गए थे। वो बोला क्या फाड़ोगे आप हमसे झंडा, क्या छीनोगे। तो ये डिफरेंट वेज थे उनके प्रोटेस्ट करने के। इन इस बुक, तो जवाहरलाल नेहरू अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे बेटा, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उसमें उन्होंने लिखा था, says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The wider tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. तो कहते हैं भाई हमारी डाइवर्सिटी जो है बाहर से थोपी नहीं गई है, हम इसको बस स्टार्टिंग से ही देखते हुए आ रहे हैं और हम सब जो है इसकी इज्जत करते हैं ना। इट वॉज नेहरू हु कोइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये नेहरू जी का ही कहना था बेटा कि जो है अनेकता में एकता, हम अलग अलग हैं फिर भी एक हैं, टू डिस्क्राइब द कंट्री। इंडियाज़ नेशनल एंथम कौन सा है बेटा, जनगण मन, है ना। तो कह रहे हैं कि नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब द यूनिटी, है ना। जनगण मन वो आपने सुना भी होगा बेटा। तो उसमें वो सारे स्टेट्स के, हिमालय, बंगाल, इन सब सारे स्टेट्स के नाम लेता है। बेसिकली वो कहने की कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग हैं मगर फिर भी एक ही हैं, आप उसका मीनिंग ढूंढ करके देख लेना। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, चैप्टर जो है अभी कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन आंसर तो आपकी मैडम आपको रटवा ही देगी, तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने ग्रुप्स के अंदर जो है इसे आप भेज सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।